नाज़रीन, चाइना के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं और पहला कॉपरेशन जो है वो मिलिट्री की सतह के ऊपर भी नजर आ रहा है। चीन मिस्र को J-10C जो उसके लेटेस्ट जो फाइटर जेट्स हैं वो दे सकता है, ये खबरें इस वक्त आ रही हैं। और इसी दरमियान जो इजरायली आर्मी है जो इस वक्त एड को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रही है हमास को डिफीट करने के लिए और अपनी जेनोसाइड जारी रखी हुई है, असल में वो एक बहुत बड़ी अस्करी डिफीट की तरफ बढ़ रही है क्योंकि उसकी आर्मी का मोराल डाउन है, आर्मी की शॉर्टेजेस है। और कल जो जबालिया के अंदर वाकया हुआ जिसमें से पूरी फौज को इंटायर जो एरिया है वो खाली करना पड़ गया, ये इस बात का सबूत है कि रेजिस्टेंस अभी भी किस तरह की कैपेबिलिटीज रखती है। और इजराइल का जो सारे का सारा इस वक्त वो अपनी जारियत कर रहा है वो तो सिविलियंस के ऊपर कर रहा है, हमास को तो वो डिफीट कर ही नहीं पा रहा और अपनी नाकामियों को इससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब नज़र नई खबरें आ रही हैं कि इजराइल के अंदर से जो इजरायली फौज है वो मजीद इनकार कर रही है और एग्जॉस्ट हो रही है और उनको जेलों में भी डाला जा रहा है। इजरायली फौज को जो ऑलरेडी शॉर्टेज है और बगावत कर रही है उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। और इसी के साथ सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी कॉल आई है और जो ईरान अमेरिका का मुआहिदा है वो कोलैप्स हो सकता है। ईरान अमेरिका के जो टॉक्स हैं वो कोलैप्स हो सकती हैं क्योंकि उसमें वही यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो आड़े आ रही है। और इसी दरमियान फिर खतरा और बढ़ गया है कि ईरान के ऊपर इजरायली हमला भी हो सकता है क्योंकि IAEA की रिपोर्ट भी मौजूद है और अगर ये टॉक्स कोलैप्स हो जाती हैं जो कि होने के खदशात बहुत बढ़ गए हैं तो फिर इजरायली हमला भी हो सकता है। और उस हवाले से ईरान ने एक नई स्टेटमेंट भी जारी की है कि अगर हमला हुआ तो फिर वो इसका किस तरह से जवाब देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, नेटो एक बड़ी ताकत के साथ रशिया के ऊपर हमलावर हो चुका है। ऑलरेडी नेटो अपना पूरा जोर लगा चुका है यूक्रेन के अंदर, लेकिन अब वो रशिया की टेरिटरी के ऊपर डिफरेंट पावर के साथ हमलावर हो चुका है। क्या ड्रोन अटैक्स, क्या साइबर अटैक्स, क्या सुसाइड बोट्स के जरिए अटैक्स, हर तरह के ऑपरेशन इस वक्त रशिया के ऊपर नेटो ने लॉन्च कर दिया। उसकी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इंटेलिजेंस, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट सपोर्ट, पूरी जो नेटो की इस वक्त मशीनरी है, वॉर मशीनरी है, वो रशिया के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। रशिया के ब्रिजेस उड़ाए जा रहे हैं, जो क्रीमिया के साथ सी कनेक्शन है उसको काटा जा रहा है, ब्रिजेस को ड्रोन्स के साथ उड़ाया जा रहा है, सुसाइड बोट्स के साथ उड़ाया जा रहा है। यानी ये जंग संडे के बाद से एक बिल्कुल नई शक्ल जब इख्तियार कर चुकी है। अब ये फैल चुकी है टुवर्ड्स रशियन टेरिटरीज और नेटो ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा है कि वो अपना ग्राउंड बेस्ड जो एयर डिफेंस है उसको मजबूत कर लें, अपना ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस जब उसको मजबूत कर लें। इसकी वाज़ेह वजह आप समझ सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जब आप रशिया के ऊपर हमले करते चले जा रहे हैं, रशिया के खिलाफ आपने उसकी टेरिटरी के अंदर घुसकर एस्केलेशन कर दी है, तो फिर उसका जवाब कहां पर आएगा। तो नेटो ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा है कि अपना ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस जब मजबूत कर लें। दूसरी तरफ यूक्रेन में अक्रॉस द कंट्री सायरन्स बज रहे हैं और थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है अक्रॉस द कंट्री कि रशिया का लार्जेस्ट एवर अटैक, इतना बड़ा अटैक अभी तक नहीं हुआ, इतना बड़ा अटैक जब रशिया कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया की जानिब से एक अनयूजुअल साइलेंस है, प्यूटन की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, हाई ऑफिशियल्स की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, एक बड़ी अनयूजुअल सी और यूनिक सी साइलेंस है जो कभी ऐसी रशिया से नजर नहीं आती है। तो पता नहीं एक बड़े तूफान से पहले जो खामोशी होती है शायद उस तरह की खामोशी है और इसको रशिया का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। पर्ल हार्बर जो है वो अमेरिका की बंदरगाह थी जिस पर जापान ने अटैक किया था और उसके बाद अमेरिका जो है वो आलमी जंग के अंदर शरीक हो गया था, तो इसको रशिया का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जापानीज एडमिरल ने कहा था कि जापान ने ये जो अमेरिका के ऊपर हमला किया है उसने दरअसल एक सोए हुए दीव को जगा दिया है और ये दीव जो है वो सबको निकल जाएगा। ये जापान ने एक टैक्टिकल सी विक्ट्री तो हासिल कर ली, एक टैक्टिकल सी अचीवमेंट तो हासिल कर लिया। उसके अंदर 2000 जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो मारे गए थे और बहुत सारे बेड़े जब तबाह हुए थे, तो एक टैक्टिकल उसने कहा था एक अचीवमेंट तो है, लेकिन एक दीव को जो है वो जगा दिया। तो क्या यूक्रेन ने भी एक दीव को जगा दिया है? क्योंकि जो रशिया की मिलिट्री पावर है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो अनइमेजिनेबल है, वो इतनी डिस्ट्रक्शन ला सकती है कि वो तसव्वुर से भी बालातर है। वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को सफा हस्ती से मिटा सकते हैं, इतनी बड़ी पावर वो रखते हैं। उनके पास दुनिया के सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो रशिया की जो मिलिट्री पावर है ना ही उसको सबड्यू किया जा सकता है, ना ही रशिया को से सरेंडर करवाया जा सकता है, उसको प्रेशराइज किया जा सकता है अपनी डिमांड्स के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ रशिया को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपनी इस डिस्ट्रक्टिव पावर को इस्तेमाल करे। तो क्या इसका नतीजा जो है वो यही निकलेगा जो उधर निकला था कि सोया हुआ दीव जो है वो जाग गया था? तो इस वक्त हर तरह की डिबेट है कि न्यूक्लियर इस्तेमाल होगा, डिबेट है कि नेटो के साथ बराह रास्त जंग छिड़ जाएगी, डिबेट है कि जो यूरोप के अंदर नेटो के बेसेस हैं वो भी इसी तरह से अब रशिया हिट करेगा।
डिबेट है कि सिर्फ यूक्रेन तक ही हमले जो जारी रहेंगे, लेकिन बड़े स्केल के ऊपर। तो ये सारी स्पेकुलेशन जारी हैं, देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज तय हो गई है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, ना कोई निगोशिएशंस है, ना कोई होने वाले हैं। ये जंग रुकने वाली नहीं है। नेटो कबूल नहीं करने वाला है रशिया की बर्तरी को, और रशिया के लिए ये एग्जिस्टेंस का मामला है। 40 साल उसने यूरोपियंस को, नेटो को, अमेरिका को प्रपोजल दिए हैं कि वो नेटो की यहां एक्सपेंशन ना करे। 40 साल के बाद उसने आकर ये जंग छेड़ी है, तो वो इस चीज को मनवाए बगैर तो पीछे हटने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जंग जो है किसी तौर पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, और इसमें मजीद एस्केलेशन और रशिया का हमला तय करेगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और नेटो जो एस्केलेट करता चला जा रहा है, ये तो रशिया को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर जो है उसको इस्तेमाल करे। पहले हेडलाइंस में आपके सामने रखता हूं, जो चाइना के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ, और चाइना ने सबसे पहले चूज किया है इजिप्ट को। और इजिप्ट को चाइना जो है, अभी इजिप्ट से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दौरा करके गए और एक और सतह के ताल्लुकात को ले जाने की बात हुई है। उस इजिप्ट को एक हिस्टोरिक शिफ्ट आने वाला है अगर ये चीज पूरी हो जाती है, जिसको खुद चाइनीज मीडिया, सरकारी मीडिया कोट कर रहा है। J-10C जो कि एडवांस फाइटर जेट्स हैं, ये मिल सकते हैं। इजिप्शियन पायलट ऑन बोर्ड चाइना's J-10 फाइटर जेट renews arms sale speculations. Deal with Egypt long-standing US ally could reshape the regional geopolitical landscape. इजिप्ट जो है वो एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, तो इजिप्ट के साथ इस तरह की कोई डिफेंस डील जो है वो पूरा रीजनल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बदल कर रख सकती है। इजिप्ट हैज बीन एक्सप्लोरिंग द J-10C as a way to diversify its air force and reduce reliance on western suppliers. इजिप्ट भी इस वक्त काम कर रहा है कि जो वेस्टर्न सप्लायर्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंडेंस कम करे, यानी वेस्ट से जो असला खरीदता है वहां पर डिपेंडेंस कम हो। अब आप ये भी एक अलमिया देखें ना, इतना इन्होंने असला खरीदा है वेस्ट से, वो पता नहीं इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है, पता नहीं किसके खिलाफ इस्तेमाल करें। अगर वो गजा में इस्तेमाल नहीं हो सकता, गजा को डिफेंड करने के लिए, जेनोसाइड को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो पता नहीं वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। द J-10C is equipped with advanced technology and missiles, potentially offering Egypt a significant upgrade to air combat capabilities. ये एडवांस इसमें टेक्नोलॉजीज हैं, और इजिप्शियन जो एयरफोर्स है उसको ये एक डोमिनेंस जो है वो दे सकता है। तो ये बात चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। पूरा जो लैंडस्केप है उसको ये मुआहिदा बदल के रख सकता है। और फिर अगली बात देखिए, जो अमेरिकन एम्पायर है वो किस तरह से डैमेज हो रहा है, ट्रंप इंतजामिया के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। आज एक नया सर्वे आया है, चाइनीज सरकारी मीडिया कोट कर रहा है, वर्ल्ड सर्वे आया, और जो ग्लोबल पावर्स होती हैं, जो एम्पायर्स होते हैं, उनकी सॉफ्ट पावर बहुत मैटर करती है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन उनके हक के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उनके हक के अंदर होगी तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी हिमायती इक़्तिदार में आएंगी। अगर पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है तो वहां पर पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी ऐसा ही होगा, तो कोई उस सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आ सकता है। तो इतने बड़े लार्ज स्केल लेवल के ऊपर वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे कि एक, और कैसे पॉसिबल होगा कि एक एक गवर्नमेंट को वो गिराएं। तो ओवरऑल वो पब्लिक ओपिनियन को हमेशा अपने साथ रखते हैं, और उसके लिए वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स और पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहते हैं। आज जरा सर्वे क्या सामने आया, चाइना लिफ्ट्स इन पब्लिक ओपिनियन अराउंड द वर्ल्ड एज यूएस ड्रॉप्स इन ट्रंप 2.0 सर्वे डाटा शोज। चाइना की जो साख है, चाइना का जो इमेज है बहुत ऊपर चला गया, जबकि अमेरिका का जो इमेज है, अमेरिका के लिए जो पब्लिक ओपिनियन है वो धड़म से नीचे आ गिरी है। ये आज सर्वे सामने आया। तो एक तरफ चाइना की मिलिट्री इकोनॉमिक पावर का प्रेशर, दूसरी तरफ ये पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर। कोई भी एम्पायर पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाकर नहीं चल सकता है, पब्लिक ओपिनियन को साथ रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये चाइनीज मीडिया की, ग्लोबल टाइम की टॉप ऑफ द हेडलाइन है ये वाला सर्वे। इसी दरमियान जो फ्रीडम फटेला है वो इटली से तो रवाना हो चुका है, और अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये गजा की तरफ बढ़ रहा है, और ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कोई 700 माइल्स का फासला रह गया। मुमकिन तौर पर ये अगले 48 घंटों के अंदर ये गजा के साहिलों के करीब पहुंच जाएगा। वहां पर 10 फेमस एक्टिविस्ट उसमें सवार हैं, जिसमें एक्टर्स भी हैं, जिसमें मेंबर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जिसमें अमेरिका की फेमस एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, और उनकी वीडियोस भी दुनिया भर के मीडिया के ऊपर चल रही हैं जब वो वहां से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर दुनिया की नजरें लगी हैं कि कब ये करीब पहुंचेगा, और फिर अगर इजराइल इसके ऊपर हमला करता है तो ये एक बड़ा वाकया होने जा रहा है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो एड के सेंटर्स के ऊपर ये हमले कर रहे हैं उसका इतना गुस्सा और लहर आ रही है, और गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि जिस अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा रचाया गया था और ये जुल्म रचाया गया था, और एक गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन कायम की गई थी, वो कंपनी विड्रॉ कर गई है। क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है, गुस्सा इतना ज्यादा है, वो कंपनी जो बुनियाद थी सब की, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो कंपनी विड्रॉ कर गई है, और उसने अपना सारा स्टाफ जो है वो तल अवीव से निकाल लिया। इसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि
यह सारा ड्रामा जारी रखा जा सके। और जो इजरायली एम्प्लॉय थे इस कंपनी में वो भी रिजाइन कर रहे हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप विड्रॉज फ्रॉम जीएचएफ, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। अब जरा जालिमों के काम देखें, उनको ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का नाम दिया हुआ है। विड्रॉल कुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कंटिन्यू रखे। द एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन केम इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इजराइलीज डूइंग एट द एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। 2 इजरायली एम्प्लॉय जो हैं वो इसमें से रिजाइन कर गए हैं कि जो इजराइल वहां पर सिविलियंस को हिट कर रहा है। इजरायली एम्प्लॉय भी उसमें से निकल गए, तो ये बड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसने सारा स्टाफ जो है वो तल अवीव से निकाल लिया है। अच्छा, आगे आप देखिए कि इजरायली सोल्जर्स के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं जो रिफ्यूज कर रहे हैं, लड़ने से रिफ्यूज कर रहे हैं। 11 सोल्जर्स आस्क्ड देयर कमांडर्स नॉट टू रिटर्न टू फाइटिंग इन गाजा बिकॉज दे वर एग्जॉस्टेड। फौज पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और आर्मी चीफ ने इन इजरायली फौजियों को इंप्रिजन करने का ऑर्डर दिया है, ठीक है ना, जेल में डालने का ऑर्डर दिया है। और जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि वो खौफ की फिजा कायम रखी जा सके कि बाकी जो है वो इनकार ना करें, लेकिन वो तादाद बढ़ती चली जा रही है। और इजरायली अपोजिशन लीडर कह रहा है कि हमारे पास ट्रूप्स की बहुत शॉर्टेज है जंग लड़ने के लिए। वी डू नॉट हैव इनफ ट्रूप्स टू कैरी आउट ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस। और साथ ही लेपर्ड ये कह रहा है, अब वो जो ट्रंप ने अपनी इंतजामिया से प्रो इजरायली ऑफिशियल्स फारिग किए हैं, जिसमें लेबनान की इन्वॉय, मतलब वो डेप्टी स्पेशल इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ के बाद, अहम तरीन उनका किरदार था इजराइल के हक में, जो लेबनान गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे हिजबुल्लाह को कॉर्नर करने के लिए और डिसार्म करने के लिए, वो फारिग हुई हैं। बहुत बड़ा असर पड़ा है। और इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल और व्हाइट हाउस के अंदर जो इनकी हिमायती थी वो फारिग हुए हैं। तो अब इधर इजराइल में खप पड़ी हुई है कि ये तो इजराइल के ताल्लुकात अमेरिका के साथ डैमेज होते चले जा रहे हैं। और लेपर्ड ये कह रहा है कि ट्रंप इज क्लियरली फेड अप विद नेतन्याहू, पूरी तरह से फेड अप है। और अमेरिकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू इस हवाले से कंसर्न है कि ट्रंप के इर्द गिर्द उन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है who are trying to convince Trump that Israel is dragging him into war। ट्रंप जो है वो अपने पब्लिक इमेज के हवाले से बहुत मैटर करता है और ट्रंप इस चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करता है कि कोई उसको प्ले करे, कोई उसको बेवकूफ बनाए। तो नेतन्याहू को ये कंसर्न है कि उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग आते चले जा रहे हैं जो को ये रियलिटी दिखा रहे हैं कि नेतन्याहू कैसे उसको फूल कर रहा है, कैसे उसके साथ प्ले कर रहा है और कैसे उसको जंग में ड्रैग कर रहा है। अभी मैंने आपके सामने सर्वे रखा कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की जो साख है पूरी दुनिया में कैसे धड़म से गिरी है और ट्रंप की पॉपुलैरिटी विद इन अमेरिका वो किस तरह से नीचे जा चुकी है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जिसमें से वन ऑफ द ग्रेट रीजन, वन ऑफ द टॉप रीजन ये गजा की जेनोसाइड है। गजा की जेनोसाइड तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को गिरा चुकी है, बड़ी बड़ी पॉपुलर शख्सियात को गिरा चुकी है। तो ट्रंप को इस बात का बहरहाल एहसास हो रहा है। ये जो वाकयात है ना, देखिए जो अमेरिका और इसराइल का रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग है कि वो तय दर तय है। तो आप इन वाकयात को यूं समझ सकते हैं कि वो जो मजबूत एक रिलेशन है उसमें दरार पड़ रही है और अल्टीमेटली वो फिर ऐसा मौका आएगा कि ट्रंप इस पोजीशन में होगा कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर सके। अभी तो वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और आप देखिए इजरायली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसकी नई स्टेटमेंट, नेतन्याहू हैज टू ऑप्शंस, या तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वॉर को जारी रखे और या फिर वो डील करे और जंग को रोक दे। और वो इस जंग को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर नहीं कह रहे हैं कि इजराइल को इससे कोई सिक्योरिटी या विक्ट्री मिलने वाली, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और अरब गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और वो अमेरिका को ये बात कन्वे कर रहे हैं। रोबियो की कॉल हुई सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को और अभी 48 घंटे पहले जो वाकयात हुए, जो इन्होंने जाना था यरूशलेम मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करनी थी, फिर रमल्ला जाना था, इजराइल ने नहीं जाने दिया। फिर इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि यूरोपियंस को हम पुश करेंगे कि फलस्तीनी रियासत को ऑर्गेनाइज करें। इजिप्ट ने अनाउंस किया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया को मार्को रूबियो की कॉल हुई है और उसमें यह सारा मामला डिस्कस किया गया है। ईरान के हवाले से अगर हम देखें तो ईरान पर जो जंग का खतरा है वैसे का वैसा मौजूद है और नेतन्याहू मौका तलाश कर रहा है और जो टॉक्स हैं वो खत्म हो सकती हैं बगैर किसी नतीजे की। एक तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त लेबनान के अंदर मौजूद हैं और ये भी काफी अच्छा दौरा रहा है। लेबनान के साथ चूंकि जो नई गवर्नमेंट आई है वो इजराइल, अमेरिका और कुछ मिडिल ईस्ट के मालिक के इन्फ्लुएंस के अंदर है और ईरान के खिलाफ इकदाम उठा रही है। तो ये इस तनाजुर के अंदर बड़ा अहम दौरा था और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर खड़े होकर हिजबुल्लाह के हक के अंदर बात की और कहा कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो लेबनीज पार्टी के दरमियान जो डायलॉग हो रहा है उसमें इंटरफेरेंस ना करे, यानी हिजबुल्लाह और लेबनीज गवर्नमेंट जाने आपस में बातचीत करें। ये जो अमेरिका और इजराइल आकर और कुछ और मिडिल ईस्ट के मालिक आकर लेबनीज गवर्नमेंट को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कबूल नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने वहां बेरूत के अंदर खड़े होकर की। बाकी उन्होंने कहा कि हम लेबनान के साथ चलना चाहते हैं, ये सारी उन्होंने बातें की। तो इजिप्ट का दौरा भी सही रहा और लेबनान से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और जो मुआहिदा है वो कोलैप्स हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने जो प्रपोजल भेजा है उसमें इनरिचमेंट की शर्त रख दी है कि कोई इनरिचमेंट नहीं होगी।
CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो मोमेंटम बन गया था न्यूक्लियर निगोशिएशंस के हवाले से, इट अपीयर्स टू बी कोलैप्सिंग, ये कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, वी विल नॉट अलाउ ईरान टू इनरिच यूरेनियम। तो यहां पर मामला जो है वो अड़ गया है और इसलिए रशिया की स्टेटमेंट आई है। रशिया ने कहा है कि हम ईरान का राइट टू पीसफुल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करते हैं। रशिया की काफी वीक्स के बाद ये स्टेटमेंट आई है, क्योंकि ये मामला अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो रशिया ने वहां से स्टेटमेंट जारी कर दी है। और ईरान ने कहा है कि इजराइल विल रिग्रेट इफ इट अटैक्स आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अगर इसने हमला किया तो ये बहुत पछताने वाला है, क्योंकि इसका हशर इसी तरह का होगा। तो ये मिडिल ईस्ट में ये सूरत हाल है। अच्छा, इसी दरमियान रशिया और यूक्रेन की जंग जो इस वक्त बहुत एस्केलेट हो चुकी है, एक वक्त था कि ये जो है ना फ्रीज हो गया था ये कॉन्फ्लिक्ट, और अभी ट्रंप के आने के बाद लगा कि बस ये रुकने वाला है, लेकिन ये तो किसी और ही डायरेक्शन के अंदर चल गया है। और जो निगोशिएशंस थे वो अब ऐसा लग रहा है कि वो टाइम बाय करने का तरीका था। और रशिया दरमियान में ये कहता भी रहा कि ये तो टाइम बाय हो रहा है और सीज फायर भी टाइम बाय होगा, ये इस तरह सीज फायर नहीं करेंगे और ये टाइम बाय करेंगे। तो बहरहाल वही हुआ, ये फेक निगोशिएशन जो है उसमें यूक्रेन इधर से तैयारी कर रहा था और उसने बहुत बड़ा हमला करा। यूक्रेन की हैसियत कोई नहीं है, नेटो बेसिकली तैयारी कर रहा था और नेटो ने जो वो हमला कर दिया है, बहुत हिट हार्ड किया है रशिया को। और बिल्कुल क्लियर एस्केलेशन है जिसमें वो जंग को रशियन टेरिटरीज के अंदर धकेल कर ले गए। अगर जंग फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका की टेरिटरी के अंदर फैल जाए तो वो क्या करेंगे? वो एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे न्यूक्लियर इस्तेमाल करने में। तो आप यूं समझिए कि ये प्यूटन की अभी तक की इस्तकामत या बर्दाश्त जो भी है कि उसने अभी तक दुनिया को आलमी जंग से दूर रखा हुआ है, वगरना नेटो ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, नेटो ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब जनाब यूक्रेन ने जो ताजा ऑपरेशंस किए हैं उसमें साइबर अटैक्स भी हैं, जो उनके बॉम्बर्स को दोबारा हिट करने की कोशिश की गई है। उसमें ब्रिजेस उड़ाए जा रहे हैं बड़े खौफनाक तरीके से, ट्रेन जहां से गुजर रही हैं उनको हिट किया जा रहा है, सुसाइड ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, सुसाइड बोट्स जो है वो भेजी जा रही हैं। खासकर इस वक्त जो सेंटर ऑफ ऑपरेशन है यूक्रेन का वो क्रीमिया बना हुआ है। क्रीमिया जो है वो जब सोवियत यूनियन था तो उनका इलाका था, फिर बाद में ये यानी यूक्रेन का इलाका रहा, और 2014 में रशिया ने ये इलाका वापस ले लिया, क्योंकि उस वक्त जो रिजीम चेंज हुआ यूक्रेन में, जिसके बाद ये असल जंग शुरू हुई है जब ज़ेलेंस्की को लाया गया, तो 2014 से ये उनके पास है। इस क्रीमिया के ऊपर अब सेंटर्ड करके उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। और अगर आप मैप के ऊपर देखें तो जो एक्सेस है रशिया की क्रीमिया तक उसको काटने की कोशिश की जा रही है। ये चूंकि इसका ब्रिजेस के जरिए कनेक्टेड है तो उन ब्रिजेस को उड़ाया जा रहा है मुख्तलिफ ऑपरेशंस के साथ। मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। कीव जो इनका अखबार है वो रिपोर्ट कर रहा है, रशियाज क्रीमियन ब्रिज रॉक्ड बाय एक्सप्लोजन्स, यूक्रेन्स एसबीयू क्लेम्स रिस्पांसिबिलिटी। मतलब जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अटैक करती हैं, अब वो इसी तरह के ट्रेनों के ऊपर हमले और इस तरह के सारे वो कर रहे हैं। यूक्रेन इज ट्राइंग टू कट ऑफ मॉस्को एक्सेस टू क्रीमिया। 1000 kg के एक्सप्लोसिव जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं ब्रिजेस को उड़ाने के लिए। We carried out a unique operation by bombing the Crimean bridge for the third time using underwater explosives. Wall Street Journal लिख रहा है, Ukraine's stunning assault roils Russia global military strategy। पूरी उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको हिट किया है इस सब ने। और रशिया क्या करेगा? बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, और चूंकि खामोशी है तो खामोशी से खौफ भी है कि भाई क्या होगा। और ऑर्शनिक मिसाइल रशिया इस्तेमाल कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत वो आखिरी टाइम होगा कि रशिया न्यूक्लियर की तरफ जाएगा, बहुत वो आखिरी टाइम होगा। अगर नेटो ने इसी तरह का मजीद कोई ऑपरेशन कर दिया तो शायद वो फिर ऐसा टाइम होगा, लेकिन रूल आउट कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप देखिए कीव लिख रहा है, ग्राउंड्स फॉर न्यूक्लियर अटैक, रशियन प्रोपेगेंडानिस्ट रिएक्ट टू यूक्रेनियंस ऑपरेशन स्पाइडरवेब। अब ये कीव लिख रहा है कि रशिया के जो प्रोपेगेंडानिस्ट हैं वो संडे वाले ऑपरेशन को बेस बनाकर कह रहे हैं कि हमारे पास जवाब आ गया कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करें। तो यूक्रेन तो अपने अंदाज में लिख रहा है, लेकिन ये बहरहाल चीज अब बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कस हो रही है कि क्या वो न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके न्यूक्लियर एसेट्स हिट हुए हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जंग न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ जो है वो गई है। अच्छा, नेटो ने यूरोपियंस को कहा है कि आप अपना जो ग्राउंड एयर डिफेंस है उसको मजबूत करें, और नेटो फ्रंट लाइन स्टेट्स के ऊपर जंगी मशकें भी कर रहा है। अब नेटो क्यों कह रहा है कि एयर डिफेंस मजबूत करें? क्योंकि नेटो जो है ना, अब नेटो क्या है, देखिए नेटो की जो लीडरशिप है ना वो उस डीप स्टेट ने ऑक्यूपाई की हुई है, और वहां पर वही लोग बैठे हैं जो असलह-साज कंपनीज हैं। और ये सिर्फ असलह-साज कंपनीज नहीं है, ये जो वॉर इकोनॉमी है ना, यानी असलह बेचो फिर डिस्ट्रक्शन करो, फिर जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें कितना पैसा बनाया जाता है, पूरे के पूरे मुल्क तबाह हो जाते हैं। अब आप देखो गजा का $53 बिलियन का बजट है रिकंस्ट्रक्शन का, तो उसमें ठेका किसको मिलेगा? और ह्यूमैनिटेरियन नाम के ऊपर जितनी करप्शन होती है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो ये पूरा आप समझ लें कि सिर्फ असलह-साज कंपनीज नहीं है, ये पूरा माफिया है जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, जो दुनिया में अमन नहीं होने देते। तो नेटो की जो लीडरशिप है ये ऐसी ही ताकतों ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं यूरोपियंस को कि एयर डिफेंस जो है उसको मजबूत किया जाए।
और आप देखें ना कि यूरोप के अंदर जो भी इलेक्शन हुए हैं, जो प्रो रशिया थे, एंटी यूक्रेन थे, वहां पर रोमानिया में क्या हुआ, पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया गया। तो ये एक ऐसी ताकतें हैं जो अपने मफादात के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देती। बात सिर्फ इतनी है कि रशिया ना ही सरेंडर करेगा, ना ही प्रेशराइज होगा, ना ही सबड्यू होगा, ना ही अपनी डिमांड से पीछे हटेगा। सिर्फ नेटो की एस्केलेशन उसको डिस्ट्रक्टिव पावर इस्तेमाल करने पर मजबूर करेगी। और फिलहाल इंतजार यह है कि संडे के अटैक का जवाब क्या आएगा, लेकिन यूक्रेन मुसलसल हमले करता चला जा रहा है। और रशिया ने बताया कि उन्होंने 457 ड्रोन अभी पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के गिराए हैं। तो ड्रोन वॉरफेयर, इस नई दुनिया का जो वॉरफेयर है वो ड्रोन वॉरफेयर है। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रुगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।